नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आइए शुरुआत में 8 चेहरों पर नजर डालते हैं। अखबार की सुर्खियां हैं। पहला चेहरा बतला रहा है, परसों विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, यानी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। एक तरह से ताकत भी है और विचार भी सामने आएंगे। शिवसेना खामोश है, क्या करेगी? लेकिन सोनिया गांधी कहती है हम जीत जाएंगे, यानी सरकार गिर भी सकती है, यह भरोसा है। महिलाओं को प्रवेश का हक, ये सबरीमला मंदिर का जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नेक्सस की अवैध इमारत है, ये किन किन का नेक्सस किस रूप में अवैध निर्माण कराता है, लोगों की जान चली जाती है, रिपोर्ट में जिक्र जरूर होगा। और यह है असम का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, उसमें बीजेपी के सांसद की बेटी को भी गिरफ्तार किया गया, 19 अधिकारी भी गिरफ्तार किए गए हैं। कैश फॉर जॉब का मसला था, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। स्वामी अग्निवेश को मारने पीटने वाले में से किसी की कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। बीजेपी छोड़ दी है। चंदन मित्रा जो कि संपादक भी थे पायोनियर के, उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है। राष्ट्रपति की गाड़ी पर भी नंबर प्लेट रहेगा, रहना चाहिए, रहेगा। दरअसल हमारी जिंदगी में टेक्नोलॉजी आ गई है और टेक्नोलॉजी हमें सुविधा भी देती है और टेक्नोलॉजी हमें बंधक भी बनाती है। आपकी डेमोक्रेसी, आपकी आज़ादी को लेकर कुछ सवाल भी खड़े करती है या किसी के हाथ में बंधक बना देती है। यह जिक्र और किसी ने नहीं। 2 दिन पहले दिल्ली में एक सेमिनार हो रहा था प्रभाष जोशी की याद में। उसमें बीजेपी के ही सांसद पहुंचे, बड़े नेता हैं, उन्होंने जिक्र किया डेमोक्रेसी और टेक्नोलॉजी को लेकर। उसके बाद तमाम चर्चा के बाद जो निकल कर आया वो रिपोर्ट आपके सामने है। स्मार्टफोन, आधार, बैंक अकाउंट, पैन नंबर, कंप्यूटर, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया, जितने नाम लेने हैं ले लीजिए। और इस तरह जितने भी तकनीकी नाम है उसे लेना इसलिए शुरू कीजिए क्योंकि इसके बाद आप सोच पाएंगे आपकी पहचान क्या है, या फिर जो भी पहचान इन तकनीकी माध्यमों के जरिए आप बता चुके हैं, उसके बाद आपका अस्तित्व ही इन तकनीकी माध्यमों पर जा टिका है। या फिर यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र नागरिकों के आश्रय नहीं बल्कि तकनीक के आश्रय है। तो ऐसे में अगला सवाल है, तकनीक पर नियंत्रण जब सत्ता का होगा तो फिर आपकी स्वतंत्रता भी राज्य सत्ता की मुट्ठी में होगी। कुछ यही सवाल 2 दिन पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने दिल्ली में प्रभाष जोशी पर हुए एक कार्यक्रम में उठाए। वर्तमान के संदर्भ में ही नहीं किंतु भविष्य के लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि हम टेक्नोलॉजी को, तकनीकी को, प्रौद्योगिकी को ठीक से परिभाषित करें, उसकी सीमाओं को संदर्भित करें और वो जनतंत्र को पुष्ट करने वाली बने या जनतंत्र को नष्ट करने वाली बने, इसके बारे में भी गंभीर विचार करना होगा। तो क्या वाकई आने वाले वक्त में तकनीक लोकतंत्र के तहत स्वतंत्रता की परिभाषा को भी हड़प चुका होगा? क्योंकि हर हाथ में स्मार्टफोन है ही, और जिनके पास नहीं उन्हें सस्ती दर में जल्द मिल ही जाएगा। आधार के पास आपकी सारी जानकारी और आधार का डाटा लीक नहीं होगा या चोरी नहीं होगा या बेचा नहीं जाएगा, इसकी 100% गारंटी कोई लेने वाला नहीं। अलबत्ता टारगेट डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विस बिल 2016 के क्लॉज 47/1 में कहा गया है, इस एक्ट के तहत कोई अपराध हुआ तो कोर्ट उसका संज्ञान नहीं ले सकता जब तक कि यूआईडी अथॉरिटी शिकायत न करे या वो किसी को शिकायत करने के लिए अधिकृत न करे। यानी कोई गड़बड़ी हुई तो सीधे कोर्ट जाना भी आसान नहीं। दरअसल बड़ा सवाल निजता का भी है, स्वतंत्रता का भी है। आधार की तरह बैंकों के पास सारी जानकारी, फोन के जरिए आप कहां इसे ट्रैक किया जा सकता है। सरकार सोशल मीडिया हब बनाकर निजी जानकारियों को ट्रैक करना चाहती है, जिसे लेकर कोर्ट ने 2 दिन पहले ही सरकार को नोटिस जारी किया था। और गूगल के पास सारी जानकारी है ही, आप जो सर्च करते हैं, आप जो बोलते हैं, उसकी डिटेल गूगल के पास। यानी एक सवाल निजता का और दूसरा सवाल स्वतंत्रता का और तीसरा सवाल भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक पहल के जरिए सत्ता पर पकड़ बनाने या सत्ता का जनता पर पकड़ मजबूत करने का। और इन्हीं सवालों को बीजेपी नेता ने अपने वक्तव्य में उठाया। टेक्नोलॉजी ये आ गई है, आई नहीं गई है बल्कि घुस गई है, और आप निकालना भी चाहें तो आसानी से निकलेगी नहीं। और जनतंत्र ये भी हमारे लिए आवश्यक है, हमने इसको माना है, स्वीकार किया है कि आज की परिस्थिति में, भविष्य में क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जनतंत्र सबसे कम खराब शासन है।
तो बीजेपी के सांसद और पार्टी के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में एक मुरली मनोहर जोशी भी मानते हैं कि तकनीक जिस तरह आम आदमी की जिंदगी में प्रवेश कर चुकी है, उसके अपने बड़े खतरे हैं। और सबसे बड़ा खतरा यह है, जिस तकनीक के आश्रय लोगों की जिंदगी सिमट रही है, उस तकनीक पर राज्य का नियंत्रण हो रहा है। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने ही पिछले दिनों निजता में सेंध लगाती तकनीक को लेकर सवाल उठाया, तो केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारे तर्क दिए गए। कोर्ट मौलिक अधिकार घोषित करता है तो यह संविधान संशोधन होगा, जिसका कोर्ट को अधिकार नहीं। यानी केंद्र सरकार नहीं चाहती कि निजता को मौलिक अधिकार माना जाए। लेकिन सवाल केंद्र की इच्छा का नहीं, उस तकनीकी घुसपैठ का है जो आपकी जिंदगी में सुविधा तो लेकर आ रही है, पर उस लोकतंत्र की परिभाषा को बदल रही है, जिसके आश्रय आप यह सोचा करते थे, जो आप सोचते थे वो सत्ता की जानकारी में नहीं है। ऐसा होगा नहीं। तकनीक अगर इस तरीके से हावी हो चली, आपको सुविधा भी देती है, तो आपके जहन में एक सवाल होगा। हम और आप बात टेलीविजन के जरिए कर रहे हैं, सरोकार हमारे ये है कि हम चीजों को बताते हैं और आप देखते हैं। इसके बीच में कोई घुस आएगा तो आप क्या करेंगे? सोचिएगा, क्योंकि एक तीसरी रिपोर्ट हम दिखाने वाले हैं। जब लिखा है मैं आजाद हूं, तो इसका एक मतलब यह भी होता है कि आप इस देश में किसी भी हिस्से में खुले तौर पर जा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, राजनीतिक तौर पर हैं तो रैली कर सकते हैं, और सामाजिक तौर पर हैं तो एक चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें भी आंच आने लगे तो कैसे कहेंगे कि मैं आजाद हूं? जरा इन रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, हालात ऐसे क्यों हैं। एक तस्वीर झारखंड की तो दूसरी तस्वीर असम की। पहली तस्वीर बतलाती है भीड़ तंत्र के हाथ में कानून है, या कहें भीड़ को कानून का कोई खौफ ही नहीं। स्वामी अग्निवेश पर हमला हो जाता है, हाँ वो जिंदा बच जाते हैं, ये कहने भर का सुकून जरूर है। और दूसरी तरफ राज्य को कानून व्यवस्था की इतनी चिंता कि वह कभी संघ परिवार के ही हिंदुत्व के पोस्टर बॉय रहे प्रवीण तोगड़िया को हवाई अड्डे पर ही रोक देता है। यानी असम सरकार को लगता है तोगड़िया सभा करेंगे, पत्रकारों से बात करेंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। यानी कानून की फिक्र किसे किस रूप में होगी, अब ये सत्ता की मर्जी पर है। यानी असम में तोगड़िया की बातों से हिंसा हो जाएगी, इसे असम की सरकार या वहां की पुलिस जानती है। तो ऐसे में असम की इस तस्वीर का क्या कहिए? दरअसल ये असम के लिंचिंग की तस्वीर है, गुवाहाटी की तस्वीर है। और सिर्फ एक नहीं, बल्कि बीते 1.5 वर्ष में आधे दर्जन से ज्यादा जगहों पर भीड़ तंत्र सड़क पर इसी तरीके से मरने मारने को उतारू हो जाती है। पर ना तो असम की सत्ता को लगता है और ना ही पुलिस को लगता है कि यह कोई कानून व्यवस्था का मामला है। सब कुछ सामान्य स्थिति में चलता रहता है। तो ऐसे में तोगड़िया मुंह पर काली पट्टी बांध कर निकलते हैं, इस बात का जिक्र करते हैं क्या वाकई उनसे खतरा है। वहीं दूसरी तस्वीर अब देखिए, झारखंड में स्वामी अग्निवेश पर हमला होता है और जिस विभत्स तरीके से यह हमला होता है, रोकने वाला कोई नहीं, कोई पुलिस वाला वहां पर नहीं। तो क्या इसकी वजह यह है कि इसी राज्य के एक केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा भी हैं, जो झारखंड के हजारीबाग में भीड़तंत्र के हत्यारों को माला पहनाने से नहीं चकते? यानी एक तरफ मंत्री पद संभालने के लिए संविधान की शपथ और दूसरी तरफ भीड़तंत्र में शामिल हत्यारों को माला पहनाना। तो सवाल 3 है। पहला, देश बंट रहा है, कौन सत्ता के साथ है, कौन सत्ता के विरोध में, उसके बीच लकीर। दूसरा, बंटने के हालात समाज को बांट रहे हैं, जिससे वोट बैंक भी बंट जाएगा। तीसरा, बांटने की थ्योरी के आगे संविधान का कोई महत्व नहीं होता। यानी एक तरफ भीड़तंत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट संसद से कहती है कड़े कानून बनाइए, दूसरी तरफ स्वामी अग्निवेश पर भीड़ के हमले के बाद
गृह मंत्रालय बयान जारी कर कहता है कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। तो जब राज्य सरकार का ये विषय है तो फिर संसद इस पर क्या करे? हाँ, गृह राज्य मंत्री कुछ इस तरीके से सफाई देते हैं। We have not got official reports on that. You asked for an official report, sir? No, we have not received the reports. तो स्वामी अग्निवेश दिल्ली पहुंचकर क्या कहे? और दूसरी तरफ कल तक तोगड़िया संघ परिवार का हिस्सा थे, तो याद कीजिए ममता बनर्जी बंगाल आने से उन्हें रोकती है। उस वक्त संघ विरोध करता है, पर अब तोगड़िया संघ परिवार का हिस्सा नहीं, तो बीजेपी शासित असम में कोई कार्यक्रम करने पर रोक लग गई। तो मुझे समय दे दिया जाए, एग्जैक्ट समय, उस समय में कमिश्नर ऑफिस आऊंगा। ठीक है, कोई मतलब अभी वो बिजी है, तो जब कहेंगे तब आएंगे। ठीक है। तो भगवा ओढ़कर सनातन धर्म की बात करने वाले स्वामी अग्निवेश भी शायद हिंदुत्व को मंजूर नहीं या भीड़ तंत्र को मंजूर नहीं, जो कहना है कह लीजिए, पर स्वामी अग्निवेश को सुनिए। हिंदू संस्कृति को बचाएं, वरना हिंदुओं में यदि इस तरह के तत्व घुस गए तो जो सबसे उदारतम माना जाता है दुनिया का धर्म संस्कृति, वो फिर खत्म होने में देर नहीं लगेगी। तो भीड़ तंत्र को लेकर सियासी फिलॉसफी बेहद साफ है। सत्तानुकूल हालात कानून का राज है, और भीड़ तंत्र जब सामान्य हो जाएगी तो फिर कानून के राज का जिक्र नहीं होगा, यानी भीड़ तंत्र ही लोकतंत्र का नया चेहरा होगा। बात आजादी से आगे की कर ली जाए। जब आप आजाद होंगे तो एक संवाद होगा, संवाद होगा तो फिर सरकार भी पूछेगी आम लोगों से, आपको जो सुविधा दी जा रही है वो मिल रही है ना? जिनसे पूछा जाएगा वो कहेंगे जी मिल रही है, सरकार खुश हो जाएगी। कल प्रधानमंत्री बात करने वाले हैं, किन लोगों से बात करेंगे, क्या बात करेंगे, एक रिपोर्ट को देखिए। तो प्रधानमंत्री इन दिनों अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से बात कर रहे हैं, और इस कड़ी में कल ग्रामीण घरों में बिजली पहुंचाने वाली सौभाग्य योजना के लाभार्थियों का नंबर है, और इन लाभार्थियों में कुछ सीतापुर के रेउसा ब्लॉक के भरथा गांव के लोग भी होंगे। तो आइए आपको इसी गांव में लिए चलते हैं। सीतापुर से 110 किलोमीटर दूर भरथा गांव में करीब 300 परिवार गन्ने की फूस की बनी झोपड़ियों में रहते हैं। ज्यादातर छोटे किसान या मजदूर हैं, जिनकी आमदनी चंद सौ रुपए, और यहाँ के कई निवासी इसलिए बिजली कनेक्शन नहीं चाहते क्योंकि बिल भर नहीं पाएंगे। लेकिन अधिकारी चाहते हैं कि हर घर में बिजली हो, ये टारगेट दिया गया है तो फिर टारगेट पूरा होना चाहिए। डराना धमकाना पड़े या जोर जबरदस्ती से मीटर लगाना भी पड़े तो फिर क्या होगा, लगा देंगे और लगा रहे हैं। सौभाग्य योजना शुरू हुई थी, उसमें हमारे घर मालिक ने कहा कि बत्ती का ले ली जाए। हमने कहा नहीं लेंगे, तो लोग कहने लगे जो अगर बत्ती नहीं लेंगे तो आपका नाम वहाँ पर चला गया है और आपको बिल देनी पड़ेगी। हाँ, धमका कर मुझसे बत्ती दिया है। 100 रुपये रोज कमा कर लाते हैं, बच्चे को खिलाएंगे या मंजूर बिल देंगे। चूंकि प्रधानमंत्री को इस गांव के लाभार्थियों से बात करनी है तो अधिकारी यहीं डेरा जमाए बैठे हैं। इसमें एक गांव है भरथा, गांव के लाभार्थी आएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्ता करेंगे। हालांकि वो दबाव की बात को खारिज करते हुए समझाने बुझाने की बात करते हैं। समझाया जा रहा है कि देखिए मुफ्त आपको बिजली मिल रहा है, पहले पैसा देना पड़ता था, अब सरकार की गवर्नमेंट की स्कीम है, आपको हर घर बिजली चाहिए। जबरन नहीं, इनको समझा बुझा किया जा रहा है कि आप लीजिए कनेक्शन। तो अधिकारी चाहते हैं कि गांव के हर घर में हर हाल में बिजली पहुंच जाए, लेकिन लोग डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं, ये जानने से पहले आप सौभाग्य योजना लॉन्च करते वक्त प्रधानमंत्री ने क्या कहा, इसे सुन लीजिए। किसी गरीब से बिजली कनेक्शन के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा, सौभाग्य योजना के तहत निःशुल्क कनेक्शन लगाया जाएगा, लेकिन गांव वालों के आर्थिक हालात तो ऐसे कि वो बिजली का बिल भी नहीं भर सकते। फिर ये दूध के जले हैं जो छाछ भी फूक फूक कर पीना चाहते हैं। दरअसल 2009 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत गांव के 40 घरों में बिजली कनेक्शन दिए गए थे। उस वक्त उन्हें भी समझाया गया था
कि यह लोग एक बल्ब और एक पंखा चला सकते हैं और बिल 70 से 80 से ज्यादा रुपए का आएगा नहीं। लेकिन कुछ बरस बाद कई लोगों का हजारों रुपए का बिल आ गया। बताया गया था कि आप जो है गरीब किसान हैं, आपको एक बल्ब एक पंखा चला लेना और इससे जो है आपको सिर्फ 100 रुपये महीने या 70-80 रुपये महीने पड़ेगा। बिल सारा 10-11 हजार तक आया है। बताया गया था कि कनेक्शन जो ये दिए जा रहे हैं बीपीएल सूची या अंत्योदय सूची के कनेक्शन है, इसलिए हम लोगों ने ले लिया। फिर हमारा बिल हाई फाई आ रहा है। अब तक टोटल कितना बिल आया तुम्हारे पास? टोटल 1,08,000 सर। तो ऐसे में कई गांव वालों का आरोप है, शुरुआत में 70-80 रुपए का बिल तो आता है, फिर बढ़कर 300-400 होता है और फिर बढ़ते बढ़ते 700-800 रुपए तक पहुंच जाता है। और बिजली विभाग के कर्मचारी बिल के लिए धमकाते हैं। लोग कनेक्शन कटवाना चाहते हैं, लेकिन बिजली कर्मचारी तब कहते हैं जब तक पूरा बिल भरा नहीं जाएगा तब तक कनेक्शन नहीं कटेगा। अब हमारे पास मतलब बच्चों की जो है पढ़ाई के लिए ही पैसे नहीं जुटा पाते हैं, तो ये बिजली का बिल कैसे अदा करेंगे? किसी न किसी तरह जमा तो जरूर करेंगे, चाहे कर्जा लेना पड़े या खेती गिरवी रखनी पड़े, इसको जमा तो करना ही है। तो भरथा गांव के कई लोगों के लिए बिजली का बिल जिंदगी का चक्रव्यूह बन चुका है, जिससे बाहर निकलने का रास्ता उन्हें दिखाई नहीं देता, क्योंकि बिजली का बिल हजारों में, कमाई सैकड़ा भी नहीं। तो फिर बिल कैसे भरेंगे या जिंदगी भर इसी चक्रव्यूह में फंसे रह जाएंगे? तो ऐसे में अधिकारी कहते हैं कि बिल पर ब्याज लग रहा है, अब कुछ हो ही नहीं सकता। और ये बताया गया था कि 18 रुपए महीने बिल आएगा, इसलिए कनेक्शन करवाया गया था सर। कनेक्शन चला पाओगे या नहीं चला पाओगे? कतई नहीं चला पाएंगे, इसको हम बिल पे कर देंगे, उसके बाद कटवा देंगे सर। तो बिल मान लिया उसका 200 रुपए का, उस पर 400 रुपए ब्याज लगा है। ब्याज माफी योजना कोई चल नहीं रही, भविष्य कोई योजना आएगी तो भी माफ हो जाएगा, ब्याज माफ हो जाएगा। तो कल जब सौभाग्य योजना के तहत प्रधानमंत्री देश के कई गांवों के लाभार्थियों से बात करेंगे, तो क्या रेउसा गांव के लोगों का दर्द भी सामने आ पाएगा? या कहें रेउसा जैसे अलग अलग गांव के लोगों का दर्द भी कैसे सामने आएगा, जहां हजारों गांव वालों के लिए बिजली का एक अदद कनेक्शन 2 जून की रोटी पर भारी पड़ने लगा? क्या कोई लाभार्थी या गांव वाला प्रधानमंत्री को परेशानी भी बताएगा, या सब अच्छी अच्छी बातें कहकर विदा हो लेंगे? क्योंकि दर्द तो है और दर्द बहुत सालता भी है। 20,000 आवा था तो 10,000 जमा करेंगे। 10,000 रुपया आप कैसे जमा कर पाएंगे? साहब मंजूरी करके जोड़ जोड़ के यहाँ जमा करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कल सुबह 9:30 बजे का इंतजार कीजिए कि घर में बिजली जले या रोटी पके। दोनों रास्ते पर चलना हो तो कौन सी नीतियां हैं, और चुनना किसी एक को हो तो रास्ता कौन सा है? और लोकतंत्र में बदलती सत्ता के बीच हर सत्ता नई नई सोच के साथ क्यों आती है? एक देश है तो सियासत कई क्यों है? एपी न्यूज के लिए सीतापुर से राहुल अरोड़ा की रिपोर्ट। देश एक है तो सियासत कई क्यों है, ये एक सवाल था। और इस सवाल के अक्स में जब जिक्र होता है आजादी का, तो उस पर यह बात होती है कि आप अपनी बातों को खुल के कहिए। और प्रधानमंत्री से जब संवाद होता है तो कौन कितना खुल पाता है या वाकई ट्रेंड किया जाता है, इसका जिक्र कई बार हो चुका है। बहरहाल, आजादी का एक मतलब तो यह भी होता है कि सिस्टम काम कर रहा है, तमाम संस्थान काम कर रहे हैं, हर कोई अपने तरीके से काम करने की स्थिति में है, कुछ चुन सकता है, कर सकता है। तो ऐसे में एक नेक्सस जरा देखने की कोशिश कीजिए। एक घर गिर जाता है और वो इसलिए घर जाता है क्योंकि देश के भीतर गैर कानूनी नेक्सस है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, जल विभाग है, पुलिस थाना है, बिजली विभाग है, उत्तर प्रदेश का बैंक, सब बोलते हैं ठीक है आपको दे दिया, अब आप मकान में जाइए, लोन ले लीजिए, घर में रहिए, और तमाम सुविधाएं एनओसी दे दी गई। उसके बाद क्या होता है जरा इस रिपोर्ट में देखते हुए चलिए। इतने लोगों की मौत हो गई, लापरवाही मानते हैं? क्या गलती है? हमारी कोई गलती नहीं। तो बिल्डिंग गिरी, 5 लोग मर गए, लेकिन बिल्डर के चेहरे पर शिकन नहीं, बल्कि दांत दिखाते हुए खुली हंसी। और इस हंसी के पीछे बिल्डर का गुरूर है, जिससे उसे लगता है कि जिस सिस्टम ने उसे अवैध इमारत बनाने दी, उसमें सुराग करने में कितना वक्त लगेगा। आज गिरफ्तार हुए हैं तो कल जमानत मिल ही जाएगी। लेकिन उन लोगों के सपनों का क्या जिनके अपने इस बिल्डिंग तले जिंदा दफन हो गए, जिनके सपने में ये बिल्डिंग घर समान थी, यानी सिर्फ 4 दीवारी नहीं बल्कि सपना संजोया था अपना घर होगा। किसे पता था ये घर नहीं बल्कि कब्रिस्तान हो जाएगा। मेरे पति ये गिला हुआ, मेरी 2 बच्चे और मैं।
स्मार्ट सिटी वगैरह सब पास में बन रहे थे, पता सबको सही लग रहा था कि सब सही है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह बन रही है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की कुछ तो चेक किया जा रहा होगा। तो लेकिन सवाल तो हादसे का है, तो सवाल उस लापरवाही का भी है जिसकी प्रशासन को आदत पड़ चुकी है। सिस्टम उसी अनुकूल हो चला है और इस हादसे के बाद अवैध निर्माण के गोरखधंधे में पूरा सरकारी अमला सवालों के घेरे में है। एक ही आप सरिया देख सकते हैं मेरे हाथ में, 6 मंजिल इमारत के वेट को सहने के लिए इस तरह की सरिया का इस्तेमाल किया गया है। बहुत हैवी वेट था, इस तरह की सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। अथॉरिटी, बैंक, पुलिस से लेकर यूपी पावर कॉरपोरेशन तक सब पर सवाल है। और हैरत की बात यह है कि बिल्डरों के अवैध निर्माण की सूचना दिए जाने के बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। और ये देखिए ट्वीट जो 2 जुलाई को किया गया। भूमाफिया थाना प्रभारी को मोटी रकम देकर अवैध तरीके से काम कर रहा है। डीजीपी यूपी और मेरठ जोन के एडीजी से अनुरोध भी किया गया कि गरीब जनता को भूमाफियाओं से बचा लीजिए, पर हुआ कुछ नहीं। तो गौरतलब है शाहवेरी में जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का वह क्षेत्र जिसके भूमि अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में रद्द कर दिया था। कोर्ट ने यहां किसी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा रखी है, बावजूद इसके अथॉरिटी के नाक तले अवैध निर्माण होता है। कभी अथॉरिटी ने या कभी प्रशासन के अधिकारियों ने कोई गौर ही नहीं किया। इमारत बन रही है, कोई देखने नहीं आया। हाँ, इस दौर में जेब हर किसी की गर्म होती रही होगी, तभी तो निर्माण कार्य चलता चला गया। और यूपीपीसीएल के अधिकारियों ने भी मानकों को ताक पर रखते हुए अवैध इमारतों को बिजली कनेक्शन भी दे दिया। वहीं बैंकों ने अवैध बिल्डिंग्स के लिए लोन भी जारी कर दिया। यानी पूरा नेक्सस काम करता है, जो इमारत से कहीं ज्यादा तेजी और मजबूती के साथ काम करता है। इमारत गिर जाती है पर सिस्टम और ये नेक्सस बचा रह जाता है। कोई हड़बड़ी नहीं दिखलाता किस रूप में पैसे खिलाए जा रहे हैं, कौन खा रहा है, कौन एनओसी दे रहा है, सब कुछ भुला दिया जाता है। भुला इसलिए दिया जाता है क्योंकि याद एक बार कर लीजिए, वाराणसी में पुल गिरा था, बहुत दिन नहीं हुए, पर क्या आपको याद है किसी को सजा हुई? या फिर उससे पहले याद कीजिएगा कोलकाता का पुल हादसा, वहां भी 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, 16 को जमानत मिल गई। ये है सिस्टम, मजा लीजिए। कोयला काला है, इस बात का जिक्र क्यों? एक वक्त कोयला घोटाला हुआ था, लेकिन आज उसका जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। हम तो सीएजी की रिपोर्ट का जिक्र करते हैं। एक रिपोर्ट अब भी आई है, एक रिपोर्ट तब भी आई थी। उस वक्त क्या हुआ देश ने देखा, अब क्या होगा देश देखेगा। इस रिपोर्ट को देखिए। तो अरबों के घोटाले उजागर करने में माहिर हो चुकी सीएजी ने एक बार फिर एक रकम का जिक्र किया है। यह रकम है 11 अरब 79 करोड़। जी, सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के मंत्रालयों ने देश को 11 अरब 79 करोड़ का चूना लगाया। सीधे शब्दों में कहें तो सीएजी ने मोदी सरकार पर 11 अरब 79 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। और सीएजी की यह रिपोर्ट 4 अप्रैल 2018 को संसद में पेश भी हुई। और रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2017 तक मोदी सरकार के 19 मंत्रालयों में वित्तीय अनियमितताओं के 78 मामले पकड़े गए। ये अनियमितताएं कहीं जरूरत से ज्यादा खर्च तो कहीं भुगतान और बजट में गड़बड़ियों से जुड़ी है। और रिपोर्ट के मुताबिक नियमों की अनदेखी के सबसे ज्यादा मामले मानव संसाधन मंत्रालय में पकड़े गए। और सुषमा स्वराज के विदेश मंत्रालय में वीजा फीस के रूप में 76 करोड़ रुपए कम वसूले गए, जिससे सरकारी खजाने को चूना लगा। तो मानव संसाधन, सूचना प्रसारण और शिपिंग मंत्रालयों ने करीब 89 करोड़ 56 लाख रुपए की वसूली ही नहीं की। और सांस्कृतिक, विदेश, स्वास्थ्य, मानव संसाधन मंत्रालयों में कुल 10 मामले पकड़े गए, जिससे सरकार को 65 करोड़ 86 लाख रुपए का नुकसान हो गया। पर सवाल है, मोदी सरकार पर सवाल उठाने वाली सीएजी के इन आंकड़ों को सच क्यों माना जाए? क्योंकि आंकड़े तो बाजीगरी का खेल होते हैं, वो गलत भी साबित होते हैं। और जब खुद प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि उनके रहते कोई भी एक पैसा खा नहीं सकता, तो फिर कैसे मान लिया जाए कि उनकी नाक के नीचे काम करने वाले 19 मंत्री या उनके मंत्रालयों में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया? मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा।
तो सीएजी पर सवाल तो उठेंगे ही, और सीएजी पर सवाल उठने चाहिए, क्योंकि याद कीजिए 2010 उस दौर में सीएजी ने देश के सबसे बड़े घोटाले का एक ऐसा आंकड़ा दिया था जिससे देश में सनसनी दौड़ गई थी। जी, ये रकम 2G घोटाले की है, 1,76,000 करोड़। और इसके बाद मनमोहन सरकार फंसती चली गई। उस वक्त के मंत्री कपिल सिब्बल जीरो लॉन्च थ्योरी समझाते रह गए। सीएजी के आंकड़े के सामने वो टिक नहीं पाए और विपक्ष उसके बाद धारदार होते चला गया। देश में सत्ता पलटने की स्थिति भी आ गई और 1,76,000 करोड़ की रकम बार बार हर कोई गिनाने लगा। इतना ही नहीं, चुनाव में भी इसका खूब जिक्र किया गया। 1,76,000 करोड़ जमीन पर लिखोगे तो रेस कोर्स रोड से ये 10 जनपद तक लिखा जाएगा, इतना लंबा फिगर होता है। तो जीरो गिनते गिनाते मोदी सत्ता में आ गए और कांग्रेस सिर्फ 44 के आंकड़े पर सिमट गई। पर जिक्र यहाँ पर सीएजी का हो रहा है। याद कीजिए 2G घोटाले को लेकर अदालत ने हर किसी को बरी कर दिया। तो क्या ये माना जाए सीएजी जो कह रही थी झूठ कह रही थी? जज ओपी सैनी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो 7 बरस तक हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कोर्ट में बैठकर इस बात का इंतजार करते रहे कि कोई तो सबूत देने आएगा जिसे कानूनी तौर पर स्वीकार किया जा सके, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या कहा जाए, सीएजी यूं ही आंकड़े रख देती है, क्योंकि सीएजी ने एक आंकड़ा और रखा था। 11 अरब 79 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप मोदी सरकार के मंत्रालयों पर अब लगा है। तो ऐसे में आपको 2G घोटाले में जो जिक्र हुआ 1,76,000 करोड़ का, उसके बाद याद कीजिए कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़ रुपया। जी, और तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास ही ये मंत्रालय था और तब कहा गया मनमोहन सिंह सफेद कुर्ता जरूर पहनते हैं, पर वह भी दागदार है, उस पर भी कोयले की कालिख लगी हुई है। कोयला खा गए। अरे कोयला ही नहीं, कोयले की फाइल भी खा गए। लेकिन इस मामले में भी 6 बरस बीत चुके और अब तक मनमोहन सिंह के खिलाफ कोई सबूत मिला नहीं। तो क्या कहा जाए, 2G कोयला घोटाला और अब अरबों रुपए का आंकड़ा जो घोटाले का है, उसका कोई मतलब है? मतलब तो होगा, क्योंकि एक वक्त सीएजी विनोद राय जो कहते थे बीजेपी उसे ले उड़ी। चोरी पकड़ी गई है तो कांग्रेस के मित्र, कांग्रेस के प्रवक्ता उसे बचना चाहते हैं और एक प्रकार से देश के एक संवैधानिक संस्था का अवमानना कर रहे हैं। और उसके बाद जब बीजेपी सत्ता में आई तो विनोद राय अब बीसीसीआई में सुप्रीम कोर्ट की बनाई प्रशासकों की समिति के मुखिया। इसीलिए सवाल उठता है, सीबीआई एक वक्त पिंजड़े का बंद तोता कही गई, तो क्या उसके बाद अब चंद संवैधानिक संस्थाएं और भी आ गई है? ईडी भी आ गई, अब सीएजी भी उसमें शामिल हो रही है। ये सारी बातें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं की साख को अगर सियासत कैद कर ले तो उसके बाद आंकड़े सामने आएंगे, असर कुछ नहीं होगा। इसलिए ये सवाल कितना दूभर है जब लिखा जाता है कि मैं आजाद हूं और एक सवालिया निशान लगा देते हैं। सवालिया निशान तो हर चीज पर इसलिए लगते चला जा रहा है क्योंकि सरकार के एक मंत्री आते हैं सामने और कहते हैं, हुजूर रोजगार की बात क्यों कर रहे हैं या बेरोजगारी का जिक्र आप क्यों करते हैं? इस देश में तो खूब रोजगार है। जरा देखिए क्या कहा और जरा समझिए सच क्या है। कि हमारी रोजगार के प्रति पूरी रुचि है और हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो रोजगार मंत्री संतोष गंगवार रोजगार को लेकर चिंतित हैं, पर इसके आगे मंत्री जी क्या कहते हैं, पहले इसे सुनिए। दुनिया का आप डाटा देखें तो दुनिया के डाटा में सबसे कम बेरोजगारी का आंकड़ा हमारे देश का है, बाकी पड़ोसी देशों का सबसे ज्यादा है। यानी मंत्री जी की माने तो अभी देश में सबसे कम बेरोजगारी है। मंत्री जी ने कहा, भारत में बेरोजगारी दर समझने के लिए दुनिया का डाटा देखिए। तो चलिए दुनिया का डाटा ही देख लेते हैं और खास तौर से पड़ोसियों का डाटा देखना जरूरी होगा। भारत के अक्स में बेरोजगारी को परखना हो तो फिर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर 5.7%, बांग्लादेश में 4.1%, श्रीलंका में 4.2%, म्यांमार में 4.1%, नेपाल में 3.2%, भूटान में 2.5%, चीन में 3.9% और पाकिस्तान में 5.9% बेरोजगारी दर। यानी बेरोजगारी के मामले में भारत के पीछे सिर्फ पाकिस्तान है और चीन, अमेरिका तो छोड़िए, बाकी के पड़ोसी देशों में रोजगार की हालत भारत से कहीं ज्यादा बेहतर है, जिनकी इकोनॉमी भारत के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती।
और आलम यह है कि हर बरस देश में 1 करोड़ 20 लाख लोग तैयार होते हैं जिन्हें रोजगार चाहिए, और 4.5 करोड़ युवा पहले से रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। तो सवाल है, क्या अपनी नाकामी छिपाने के लिए अब संसद में भी झूठ बोलने से गुरेज नहीं किया जा रहा? और उस पर तुर्रा यह कि सरकार कहती है कि उसके पास बेरोजगारी को लेकर कोई डाटा नहीं और नई रिपोर्ट आने में 2-3 महीने लगेंगे। ये कम आंकड़े जो हैं उसका अभी तक कोई हमारे पास डाटा नहीं है। अगले 2 महीने में अब एक बिल्कुल अच्छा विधिवत डाटा जानकारी में आ जाएगा। हमने बंद नहीं किया है। तो रिपोर्ट जब आएगी तब आएगी, लेकिन तब तक के लिए सच तो यही है कि सरकारी नौकरी को अगर छोड़ भी दीजिए तो प्राइवेट नौकरियों में क्या आलम है रोजगार पाने के लिए, और हजारों बेरोजगार कैसे इकट्ठा होते हैं, इसका एक नजारा 2 दिन पहले ही दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिखाई दिया। कुल 33 कंपनियां 33 कंपनी पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें 4,554 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। दावा किया गया 33 कंपनियां आई हैं, 4,594 नौकरी दी जाएगी, 15,000 से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। हुआ क्या, सुन लीजिए उन्हीं से। कंपनी नहीं आ पा रही, सिविल से इंजीनियरिंग कर रखी फिर भी कंपनी नहीं है। सर 40 कंपनी बोला है, एक भी कंपनी नहीं है यहाँ पे। 10+2 ITI कर रखी मैंने और कुछ नहीं है यहाँ पे। टाटा क्रोमा कंपनी का ऑप्शन दिया है, वो कंपनी नहीं यहाँ पे। ऐसी 1-2 कंपनी और जो भी वो आ रहे हैं कैंडिडेट्स हैं वो परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी कंपनियों का वो दिए हुए थे ना, यहाँ पे उतनी कंपनियां नहीं है। वाले डिप्लोमा वाले सभी छात्र आए हुए हैं और कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। कंपनी एक भी नहीं आई है, धांधलेबाजी हो रही है। यानी यहाँ भी इन्हें रोजगार के नाम पर धोखा मिला, दर दर की ठोकरें खाई, सो अलग। और सरकार के पास रोजगार दिलाने के नाम पर मनरेगा और सड़क निर्माण गिनाने के अलावे कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी सरकार के मंत्री कहते हैं सेवा क्षेत्र में नौकरियां बढ़ी हैं। सेकेंडरी सेक्टर जो उद्योग धंधे और टर्सरी सेक्टर जिसमें सेवा क्षेत्र शामिल है, इसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। तो सरकार का दावा, पिछले 6 महीने में 41 लाख लोगों को नौकरियां दी गई और अगले साल मार्च तक 1 करोड़ और लोगों को नौकरी दे दी जाएगी। लेकिन अब जरा बेरोजगारों की त्रासदी का एक दूसरा सच देखिए। फरवरी 2018 में तमिलनाडु में स्टेनोग्राफर और ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी के 9,500 पदों के लिए 19 लाख आवेदन आते हैं। आवेदन करने वालों में 900 PhD और 2,300 MPhil के छात्र भी रहे। और रेलवे की C और D ग्रेड के 90,000 पद के लिए तो 3 करोड़ युवाओं ने जिस तरीके से आवेदन किया वो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। और 2017 में मध्य प्रदेश के पटवारी के 9,235 पदों के लिए 10 लाख से ज्यादा आवेदन हुए, और उसमें भी ग्रेजुएट्स ही नहीं, इंजीनियर और मैनेजमेंट पास किए हुए लड़के थे। तो इन आंकड़ों को देखने के बाद कैसे कहा जाए कि जब छोटी छोटी नौकरियों के लिए भी प्रोफेशनल्स जुट जाते हैं तो फिर सेवा क्षेत्र में कौन सी नौकरी होगी? और बेरोजगारों की फौज अगर देश में बढ़ती चली जा रही है तो फिर सवाल ये नहीं कि मंत्री जी क्या कहते हैं, सवाल यह भी नहीं बीजेपी अध्यक्ष ने जिस तरीके से पकौड़ा बेचने को सही ठहराया कि बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी कर मेहनत कर पकौड़ा लगाए। इन बातों को सुनने के बाद लगता है रास्ता वाकई रोजगार को लेकर भटक चुका है। रोजगार का जिक्र हो रहा है तो दोबारा लौटते हैं कोयला काला है। इस बात का जिक्र इसलिए, खदानें देश में चल रही हैं या नहीं। एक वक्त में सत्ता पलट गई, कोल ब्लॉक्स आवंटित जो किए गए उसको लेकर काम ठप पड़ा है। कोयला खदानों में काम नहीं होता, बेरोजगारी वहां और ज्यादा है। और इन सब के बीच सच देखिए क्या हुआ उसके बाद, या वह भी CAG का एक परसेप्शन भर था। $1,86,000 करोड़, जी यही वो रकम थी जो कोयला घोटाले के अक्स में CAG ने देखी थी। और याद कीजिए कैसे खादान दर खादान का बंदरबाट हुआ था। और CAG ने अपनी रिपोर्ट में बताया था जो कोल ब्लॉक्स बांटे गए उसकी एवज में देश को 1,86,000 करोड़ के राजस्व का घाटा हो गया। और इसी आवाज को उस वक्त सियासत ने पकड़ा कि इस रेवेन्यू लॉस की नैतिक जिम्मेदारी सीधे सीधे प्रधानमंत्री की बनती है, और इसीलिए हमने उनके इस्तीफे की मांग की है। पर सत्ता पलटने के 4 बरस बाद कोई पूछे कोयले घोटाले का सच क्या है, या फिर अब देश में कितना कोयला उत्पादन हो रहा है, या फिर अब जिन्हें कोल ब्लॉक्स दिए गए उससे देश को कितना लाभ होता है।
या फिर कोल ब्लॉक्स में कुछ होता भी है या नहीं? तो जरा कोयला घोटाले के अक्स में देश के सच को भी परख लें, क्योंकि ये हैरत भरे हालात हैं कि 2017-18 में कोल इंडिया लक्ष्य के मुताबिक कोयला निकाल नहीं पाया। 660 मिलियन टन से घटकर 600 मिलियन टन का लक्ष्य 2017-18 का था, वह भी पूरा नहीं हुआ। तो दूसरी तरफ कोयला आयात 14% बढ़ गया। 2017-18 में 217 मिलियन टन कोयला आयात हुआ। 3 companies or 4 companies have massively scaled down their output particularly on the western shores of India. तो याद कीजिए 2015 में पीयूष गोयल कहते थे कोयला हमारी जरूरतों से कहीं ज्यादा देश में है, और इसी बात को वो 2017 में दोहराते भी हैं। और टारगेट रखा भी जाता है कि 2020 तक 1 बिलियन टन कोयला उत्पाद होगा। और चूंकि ये कोल इंडिया पर ही निर्भर है जो अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पा रही, तो फिर ये टारगेट पूरा होगा कैसे? इस पर सरकार की तरफ से कोई नहीं कहता। तो समझना यह भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के आते ही सितंबर 2014 में 214 कोल ब्लॉक आवंटन रद्द किए। और मौजूदा सच यह है कि मोदी सत्ता के दौर में 89 कोल ब्लॉक्स आवंटित हुए, जिसमें से सिर्फ 28 ही आज की तारीख में कोयले का उत्पादन कर रहे हैं। यानी 2014 तक 42 कोल ब्लॉक में काम हो रहा था, जो घटकर 28 पर आ गया। वैसे महत्वपूर्ण यह भी है, जिन्हें जिस कार्य के लिए कोयला खादान आवंटित किया गया, वो कोयला आयात कर अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि मोदी सरकार के दौर में कोयले का दाम 36% बढ़ा, जबकि टैक्स, लेवी और रेल फ्रेट 22% बढ़ा। First 2 months, April, May, the supply of coal in this first 53 days has also gone up by 14% from Coal India Limited. तो ऐसे में जिन कंपनियों को या राज्य सरकारों को कोयला उत्पादन के लिए कोल ब्लॉक्स दिए गए, वो बाहर से कोयला आयात करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बाहर से कोयला मंगाना सस्ता पड़ता है। ध्यान दीजिए, जिन 89 कोल ब्लॉक्स को बांटा गया, उसमें 50 कोल ब्लॉक्स बिजली पैदा करने वाली कंपनियों के पास, 26 कोल ब्लॉक सीमेंट स्टील के क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के पास, 13 पीएसयू और राज्य सरकारों को दिए गए कोल ब्लॉक। यानी देश में कोयला खादानों ने कैसे काम करना बंद किया और कैसे कोयला खादान से जुड़े रोजगार खत्म हो गए, इसकी तस्वीर छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में खुले तौर पर हर जगह नजर आती है। और कोल ब्लॉक्स लिए लोगों के सामने संकट यह है कि कोयला खनन परिवहन की कोई व्यवस्था तक नहीं। और ये मुश्किल भरे हालात हैं, और इस बात का जिक्र मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही कही भी थी। और कहा गया था कि कोयला ट्रांसपोर्टेशन के लिए 3 लाइन 2016 तक चालू कर दी जाएगी। तोरी शिवपुरी, झांसगुड़ा बरपाली और मांड रायगढ़ के बीच ये परियोजना शुरू होनी थी, पर अभी तक ये परियोजना शुरू ही नहीं हुई। यानी एक तरफ कोयला घोटाले के जरिए राजस्व की लूट को सीएजी ने 7 वर्ष पहले देश को बताया, और 7 वर्ष बाद तब के कोयला मंत्रालय संभाल रहे मनमोहन सिंह पर आज की तारीख में ना कोई आंच आई, और इस दौर में ना ही कोयले का उत्पादन बढ़ा। उल्टे कोयला खादान के इलाकों में आज सन्नाटा है, बेरोजगारी है, और दूसरी तरफ कोयला आयात बढ़ता चला गया। और आइए अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के एक नए नीरव मोदी से मिलाने। एक छोटा नीरव मोदी शेतकऱ्यांना कोट्यावधी रुपयाने बुडवण्याचं काम करते। या महाराष्ट्रातील छोट्या मोदींनी 5,500 कोटी रुपयांना बँकांना आणि शेतकऱ्यांना बुडवून आपण सभापती महोदय छोटे नीरव मोदी महाराष्ट्राचे आहोत हे आता सिद्ध केलं। ये वो चेहरा है जिसकी तुलना नीरव मोदी से की जा रही है, और नीरव मोदी का छोटा भाई बताया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के इस छोटे नीरव मोदी ने 1-2 नहीं बल्कि 55 अरब रुपए का घोटाला किया है, वह भी किसानों के नाम। और इस घोटाले के शिकार वो 26,000 किसान हुए जिनके नाम पर यह घोटाला किया गया। और किसानों के नाम पर पैसा डकारने का आरोपी और कोई नहीं बल्कि राष्ट्रीय समाज पार्टी का नेता और पेशे से चीनी मिल मालिक रत्नाकर गुट्टे। और राष्ट्रीय समाज पार्टी महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी है। तो आरोप यह है कि रत्नाकर गुट्टे ने पहले फसल लोन के रास्ते तकरीबन 800 करोड़ रुपए का लोन बैंकों से लिया, और रत्नाकर गुट्टे 22 शेल कंपनियां भी चलाता है जिनके नाम पर हजारों करोड़ रुपए का लोन लिया गया। और साल 2015 में अपनी कंपनी गंगाखेड़ शुगर मिल में हार्वेस्ट एंड ट्रांसपोर्ट योजना के तहत 600 किसानों के ट्रैक्टरों के कागजात जमा कराए, और उन्हीं कागजातों के आधार पर बैंकों से लोन उठा लिया।
एक ही दिन सब लोगों के आरसी बुक बैंक में जमा कर दे और एक ही दिन में वो पैसे गंगाखेड़ शुगर में ट्रांसफ़र कर दे। अभी 1-1 लाख के ऊपर 20-20, 22-22 लाख लोगों को लाख रुपए का नोटिस आ रहा है। और देश के भ्रष्ट हो चले बैंकिंग सिस्टम ने भी रत्नाकर गुट्टे के इस घोटाले में हर कदम पर मदद की। कैसे की, जरा इसे समझिए। गंगाखेड़ शुगर 1466 करोड़ 44 लाख रुपए, सुनील हाईटेक 2413 करोड़ 32 लाख रुपए, गंगाखेड़ सोलर 655 करोड़ 78 लाख रुपए, गुट्टे इंफ्रा 118 करोड़ 50 लाख रुपए, सिम इंडस्ट्री 86 करोड़ 65 लाख रुपए, वीएजी बिल्टेक 35 करोड़ रुपए, वीआरजी डिजिटल 31 करोड़ 6 लाख रुपए, योगेश्वरी हचरीज 655 करोड़ 78 लाख रुपए। और ये वो कंपनियां जिन्होंने अपनी कुल कीमत से भी ज्यादा का लोन लिया, मतलब कर्ज डूबा तो संपत्ति बेचकर भी अदायगी हो नहीं पाएगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।